नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग वापसी कहानी को डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है और यदि आप इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैंने ये PDF सेंड की हुई है। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, तो वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर कहानी को समझते हैं। कहानी का नाम है वापसी और इसकी लेखिका है उषा प्रियंवदा जी। इस कहानी के माध्यम से वृद्धावस्था के अकेलेपन को, संयुक्त परिवारों के बीच विखंडन और दो पीढ़ियों के मध्य होने वाले द्वंद्व को स्पष्ट किया गया है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं गजाधर बाबू। ये 35 साल तक रेलवे में नौकरी करने के बाद अब इनका रिटायरमेंट हो चुका है, तो ये अपने घर वापस जा रहे हैं और इनका जो नौकर है गणेशी, वो इनका सामान वगैरह पैक कर रहा है। गजाधर बाबू मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हैं और सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद का जो समय है वो अपनी फैमिली के साथ में, अपने बीवी बच्चों के साथ में आराम से व्यतीत करूँगा। इनके परिवार में कौन कौन है तो वो भी समझ लीजिए। इनके 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। बड़े लड़के का नाम अमर है और बड़ी लड़की का नाम कांति है। इन दोनों की शादी हो चुकी है। छोटे लड़के का नाम नरेंद्र है और छोटी लड़की का नाम बसंती है। ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं और एक इनकी पत्नी है। बड़ी लड़की की शादी हो चुकी है तो वो यहाँ अब नहीं रहती है। तो यहाँ पर कौन कौन है? अमर, नरेंद्र, बसंती और इनकी पत्नी और इनकी बहू, मतलब जो बड़ा लड़का है अमर, उसकी पत्नी। तो इतने लोग इनकी फैमिली में रहते हैं। संसार की दृष्टि में गजाधर बाबू को एक सफल व्यक्ति के रूप में माना जा सकता था, क्योंकि इन्होंने अपना जो घर वगैरह है वो शहर में बनवा लिया था ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई भी रुकावट ना आए। अब गजाधर बाबू जैसे ही अपनी फैमिली में, अपने परिवार में पहुंचते हैं, यानी कि अपने घर पहुंचते हैं, तो वहां पर क्या देखते हैं? सभी बच्चे एक साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे हैं और हंसी मजाक वहां पर चल रहा है। जैसे ही गजाधर बाबू घर के अंदर प्रवेश करते हैं, एकदम सा सब सन्नाटा छा जाता है, सब चुप हो जाते हैं। गजाधर बाबू वो भी चाहते थे कि इसी मनोविनोद में वो भाग लेते, मतलब सब हंसी मजाक कर रहे थे तो उनका भी मन था कि वो भी बातचीत करते और बच्चों के साथ में हंसी मजाक करते, लेकिन एकदम से सब चुप हो जाते हैं तो उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता आ जाती है और बसंती से कहते हैं, मुझे भी चाय दे दो, तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी तक चल रही है क्या? ये पूछते हैं। फिर बसंती चाय वगैरह देती है और वहाँ पर बैठे जो उनके बेटे 2 बैठे थे और बहू थी, सभी लोग एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। तो गजाधर बाबू वहाँ पर अकेले बैठे रहते हैं और साथ में बसंती वो बैठी रहती है। बसंती से कहते हैं, चाय थोड़ा फीकी लग रही है, तो कहती, चीनी ला दूँ? रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएंगी तब पी लूँगा, ये गजाधर बाबू कहते हैं। और जैसे ही उनकी पत्नी वहाँ पर आती हैं, इधर उधर पड़े जूठे बर्तनों को देखकर कहती हैं कि सारे जूठे बर्तन पड़े हैं, इस घर में कर्म धर्म कुछ नहीं है, कोई भी मतलब काम नहीं करवाता है। तो ये चीज़ें कहती हैं। फिर नौकर को आवाज़ लगाती हैं तो नौकर भी नहीं सुनता है, तो कहती, बहू ने कहीं बाजार भेजा होगा किसी काम से। गजाधर बाबू पूछते हैं कि बहू क्या करती है? वो काम नहीं करती है? तो कहते हैं पड़ी रहती है। फिर कहते हैं तो फिर बसंती? तो कहती बसंती वो भी काम नहीं करती है, उसको कॉलेज जाना होता है। फिर गजाधर बाबू बसंती को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है, सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएंगी। बसंती मुंह लटकाकर बोलती है, बाबूजी पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू कहते हैं, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, उनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी हैं, दोनों लोग मिलकर काम में हाथ बटा लिया करो। बसंती चुप हो जाती है। बसंती के जाने के बाद उसकी माँ धीरे से कहती हैं, पढ़ने का तो बस एक बहाना है, शीला से ही फुर्सत नहीं मिलती, उसके घर में बड़े बड़े लड़के हैं और हर वक्त वहाँ पर घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता। मतलब जो बसंती है वो अक्सर शीला के घर जाया करती है, तो ये चीज़ बसंती की माँ को अच्छी नहीं लगती है। गजाधर बाबू नाश्ता वगैरह करके बैठक में चले जाते हैं। उनके रहने की व्यवस्था बैठक में ही की जाती है, क्योंकि उनका मकान छोटा है, 3 ही कमरे हैं। एक कमरा बहू के पास है, दूसरा कमरा बैठक है और उनकी पत्नी के पास जो कमरा है वो थोड़ा सा छोटा है और उसमें सामान वगैरह भी भरा पड़ा है, तो उसमें दूसरी चारपाई डालने के लिए जगह नहीं है, तो इनकी व्यवस्था हो जाती है बैठक में।
एक दिन गजाधर बाबू अपनी पत्नी से घर गृहस्थी की बात छेड़ते हैं और कहते हैं कि अब तनख्वाह कम रहेगी, मतलब पैसा अब कम मिलेगा क्योंकि ये रिटायर हो चुके हैं, तो खर्चे थोड़ा सा कम करने चाहिए। पत्नी कहती हैं उनकी, सभी खर्च तो वाजिब हैं, अब किसका पेट काटूं। यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, न मन का पहना न ओढ़ा। तो गजाधर बाबू कहते हैं, तुम्हें किस बात की कमी है, घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपए से ही आदमी अमीर नहीं होता। तो उनकी पत्नी कहती हैं, हाँ बड़ा सुख है ना बहू से, आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है। और यह कहकर पत्नी उनकी लेट जाती हैं और सो जाती हैं। फिर गजाधर बाबू सोचते हैं, क्या यही उनकी ये पत्नी है, जिनके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया। मतलब जब ये रेलवे के क्वार्टर में अपनी फैमिली से दूर रहते थे, तो इन्हें अपने घर में पत्नी बच्चों की सबकी बहुत याद आती थी। और बेचारे सोचते थे कि जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो घर में अपनी पत्नी बच्चों के साथ में आराम से पूरा जीवन काटेंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा था। अचानक से घर के अंदर से कुछ आवाज़ आती है, तो उनकी पत्नी हड़बड़ा के उठ पड़ती हैं और कहती हैं, लो देखा बहू को, चौका खुला छोड़कर आई, बिल्ली ने दाल गिरा दी होगी। और फिर वो चली जाती हैं अंदर। रात का खाना बसंती बनाती है और जानबूझकर वो खाने में नमक ज़्यादा कर देती है। गजाधर बाबू तो खा लेते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन नरेंद्र वो उठ खड़ा होता है और कहता है, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोलती है, तो ना खाओ, तुम्हारी खुशामद कौन कर रहा है। तो नरेंद्र कहता है, तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था। नरेंद्र चिल्लाकर कहता है। बसंती कहती है, बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सोचता है, ये कहता है नरेंद्र, और उठकर चला जाता है। गजाधर बाबू कहते हैं, इतनी बड़ी हो गई है, इसे खाना बनाने का शऊर तक नहीं आया। तो उनकी पत्नी कहती हैं, अरे आता सब कुछ है, बस करना नहीं चाहती है। फिर अगली शाम को बसंती कहीं जा रही होती है, तो बाबूजी पूछते हैं, कहाँ जा रही हो। तो कहती है, शीला के घर। तो वो कहते हैं, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर जाओ और पढ़ाई करो जाके। थोड़ी देर खड़ी रहती है, फिर मुंह लटका के चली जाती है। फिर बाबूजी टहलने चले जाते हैं और लौट कर जब वापस आते हैं तो उनकी पत्नी पूछती हैं, क्या कह दिया था बसंती से, शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खा रही है। तो बाबूजी खिन्न हो जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि बसंती की शादी जल्द ही करवा दूंगा। और उसी दिन से बसंती बाबूजी से बची बची रहने लगती है, और कहीं जाना होता है उसे तो घर के पीछे के दरवाजे से वहाँ चली जाती है। एक दिन गजाधर बाबू की पत्नी उन्हें बताती हैं कि अमर अलग रहने की सोच रहा है। गजाधर बाबू चकित होकर पूछते हैं, क्यों। तो कहते हैं, बहू की शिकायतें हैं कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में पड़े रहते हैं, अगर कोई मेहमान वगैरह आए तो उसको कहाँ बिठाया जाए। और अमर वह भी अब छोटा नहीं है, उसे भी आप बेमौके टोक देते हैं। तो गजाधर बाबू पूछते हैं, हमारे आने से पहले कभी ऐसी बात हुई थी क्या। तो पत्नी उनकी सिर हिलाकर कहती है, नहीं। तो उनको लगता है कि मेरे आने से यहाँ पर सारी दिक्कतें उत्पन्न हो गई हैं। गजाधर बाबू ने धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली सुबह जब गजाधर बाबू टहल कर वापस लौटे तो उन्होंने क्या पाया, बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। पत्नी की कोठरी में झांका तो आचार, रजाइयों और कनस्तरों के मध्य उनकी चारपाई पड़ी हुई है। गजाधर बाबू अंदर गए और अपना कोट उतार कर अरगनी पर टांग दिया और चारपाई पर लेट गए। मन आखिरकार बूढ़ा था। सुबह शाम कुछ देर टहलने अवश्य चले जाते थे, पर आते थे तो थक जाते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर याद आ गया। निश्चिंत जीवन। सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिरपरिचित चेहरे, पटरी पर रेल की पहियों की खटखट जो उनके लिए एक मधुर संगीत की तरह थी, ये सारी चीज़ें वो याद करने लगते हैं। इसके बाद से गजाधर बाबू ने निश्चय कर लिया कि अब वो किसी के भी काम में दखल नहीं देंगे। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई के लिए यही जगह है तो वो यहीं पर पड़े रहेंगे, और कहीं अन्य जगह भी डाल दी जाए तो वहाँ पर भी वो चले जाएंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू ने किसी को भी कुछ नहीं कहा। नरेंद्र पैसे मांगने आता तो बिना कारण पूछे उसे दे देते। बसंती काफ़ी अंधेरा हो जाने पर भी पड़ोस के घर में रहती तो वो कुछ ना कहते थे। उन्हें महसूस होने लगा कि वो पत्नी और बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के एक साधन मात्र हैं, मतलब पैसा कमाने का एक साधन है और कुछ भी नहीं। इतना सब निश्चय करने के बाद भी गजाधर बाबू एक दिन घर के मामलों में दखल दे ही बैठते हैं।
उनकी पत्नी नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना लापरवाह है, बाजार की हर चीज़ में पैसे बनाता है और खाने बैठता है तो खाता ही रहता है। गजाधर बाबू ने महसूस किया घर में तीन तीन मर्द हैं, कोई ना कोई काम कर सकता है। और उन्होंने क्या किया, नौकर का पूरा हिसाब कर दिया और उसकी छुट्टी कर दी। जब ये बात सबको पता चली तो नरेंद्र कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं हो? बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर को ही छुड़वा दिया। अब मैं साइकिल पर गेहूं रखकर आटा पिसवाने जाऊंगा। बसंती कहती है, अब मैं कॉलेज भी जाऊं और घर आकर झाड़ू भी लगाऊं। और अमर कहता है, चुपचाप पड़े रहें, हर चीज़ में दखल क्यों देते हैं? एक दिन गजाधर बाबू अपनी पत्नी को बताते हैं, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। घर में खाली बैठे रहने से तो यही अच्छा है कि चार पैसे आएं। उन्होंने तो नौकरी के लिए बहुत पहले कहा था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया था। फिर धीमे स्वर में कहते हैं, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। खैर, परसों जाना है, तुम भी चलोगी? पत्नी ने कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी और फिर सयानी लड़की। बात बीच में ही काट कर गजाधर बाबू ने कहा, ठीक है तुम यहीं रहो, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था, और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र बड़ी जल्दी से जाकर रिक्शा बुला लाया। गजाधर बाबू का टिन का बक्सा और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरियाँ भी रख दी। और जैसे ही रिक्शा चल पड़ा, जो गजाधर बाबू की बहू है, मतलब अमर की पत्नी, वो कहती है, सिनेमा ले चलिए ना। बसंती उछलकर कहती है, हाँ भैया हम भी चलेंगे। और गजाधर बाबू की पत्नी सीधा चौके में चली जाती हैं और नरेंद्र से कहती हैं, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से ये दिखाया गया है कि जब तक व्यक्ति काम करने लायक रहता है, तब तक परिवार वाले उसे बहुत सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इन्हीं के पैसे से हमारा खर्च चलना है। और बाद में क्या होता है, उन्हीं परिवार वालों का व्यवहार रूखा हो जाता है। और इस कहानी के माध्यम से ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं। कोई नई तो कहानी है नहीं, ये घर घर की समस्या है, घर घर की कहानी है। माँ बाप अपना पूरा जीवन अपने बच्चे के लिए लगा देता है, लेकिन बाद में क्या होता है, वो परिवार में रहते हुए भी अकेलापन महसूस करता है। ऐसे ही नहीं, वृद्धाश्रम में इतनी सारी भीड़ लगी रहती है। ये समस्याएं हर घर की हैं। तो कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।